बात भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की है। वह पहाड़ियां जो दूसरी पर्वत श्रृंखलाओं जैसे हिमालय से भी पुरानी और सदियों से उत्तर भारत की मिट्टी, जल, हवा और जीवन शैली को संवारती चली आ रही है। अरावली न सिर्फ एक भूभाग है बल्कि हरियाली और जलवायु के संरक्षण का एक प्राकृतिक ढाल भी है, जो दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक के लोगों को सांस, खेती और जीविका से जुड़ा है। लेकिन 2025 के अंत में इस सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत को लेकर एक बड़ा विवाद उभर आया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर को अरावली पर्वत की नई कानून परिभाषा को मान्यता दे दी, जिसमें कहा गया कि केवल वे भू आकृतियां अरावली की श्रृंखला मानी जाएगी जिनकी ऊंचाई आसपास के इलाकों से कम 100 मीटर ऊपर उठती हो। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञ का कहना है कि इससे अरावली के अधिकांश छोटे छोटे टीले और ढलान जो वाकई पर्यावरण को बचाए रखते हैं, अब कानून की परिभाषा से बाहर हो सकते हैं और यह साचर्य में खनन, निर्माण और विकास दबावों के लिए दरवाजा खोल सकता है। तो वहीं सरकार का दावा है कि इस कदम से 90% क्षेत्र अब भी संरक्षित रहेगा। माइनिंग पर कोई ढील नहीं दी गई है, नियम और सख्ती भी लागू होगी। लेकिन वहीं स्थानीय समुदाय और कई विशेषज्ञ चिंतित है कि यह परिभाषा पर्यावरण के बुनियादी ढांचे को कमजोर कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजस्थान के साथ साथ बाकी अन्य राज्य जैसे दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में भी लोग भारी संख्या में विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के साथ साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और प्राकृतिक को संरक्षण देने वाले लोग, पर्यावरण विशेषज्ञ सभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माने गए इस फैसले का विरोध कर रही है। चलिए समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला क्यों लिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है? आखिर केंद्र की सरकार अरावली पर्वत को लेकर इस तरह के नियम क्यों तय किए? क्या है इसके पीछे का कारण? क्या इसके पीछे का कारण खनन माफिया या कोई पूंजीपति है? आखिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध का कारण क्या है? क्या केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ हरियाणा का टेक सिटी कहा जाने वाला गुरुग्राम रेगिस्तान में बदल जाएगा? अरावली पर्वत आखिर देश के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका क्या है विशेषता? तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहे, ये सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि अरावली पहाड़ियां के बारे में। अगर हम अरावली पहाड़ी की बात करें तो यह देश की सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं जो 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है और इसका लगभग 80% क्षेत्र राजस्थान में है। यही वजह है कि जब अरावली पहाड़ियां का नाम आता है तो राजस्थान का नाम आता है और यह दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा तक फैली हुई है। यह राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इस दिशा में होने के कारण अरब सागर से आने वाले मानसून की वजह से जो बारिश राजस्थान में होती है वह अरावली पहाड़ियों के पूर्व में होती है, लेकिन पश्चिम भाग में नहीं होती है। अरावली पहाड़ियों का पश्चिम भाग जो रेगिस्तान है उसको पूर्व की तरफ आने से रोकता है, क्योंकि रेगिस्तान हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन यह पहाड़ियां राजस्थान के साथ साथ बाकी अन्य राज्यों को भी रेगिस्तान से रोकता है, यानी अरावली इन इलाकों के लिए एक ढाल का काम करती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अरावली पहाड़ियां का लगभग 90% भाग जो खनन माफियाओं के गिरफ्त में आ जाएगा, उस पर बिना कोई प्रशासनिक दबाव के वह आसानी से इसकी खुदाई कर सकेंगे। इसका परिणाम देखने को यह मिलेगा कि राजस्थान का पूर्वी हरियाली वाला भाग जैसे अरवल के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा का टेक सिटी कहा जाने वाला गुरुग्राम भी रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। दोस्तों मजे की बात यह है कि राष्ट्रपति भवन भी अरावली पर्वत के उत्तरी कोने पर रायसीला हिल्स पर है। यह केवल दिल्ली में ही है जहां से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। कहने का मतलब यह है कि बोरिंग का पानी जो घरों और खेतों में पहुंचता है वो यहीं से पहुंचता है। इतना ही नहीं, CGW की रिपोर्ट में इस पूरे क्षेत्र को क्रिटिकल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन कहा गया है। दोस्तों आप सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले 10-20 सालों में देश की राजधानी दिल्ली रेगिस्तान में तब्दील हो सकती है और हमें रेगिस्तान देखने के लिए राजस्थान जाने की जरूरत नहीं होगी। अब आने वाला वक्त में देश की राजधानी दिल्ली ही रेगिस्तान बन जाएगा। लेकिन फिर दिल्ली में रह रहे लोगों का क्या होगा? यहाँ के पेड़ पौधे का क्या होगा? पशु पक्षियों का क्या होगा? क्योंकि अरावली पहाड़ियां राजस्थान के पूर्वी भाग के अलावा दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्से को रेगिस्तान से प्रोटेक्शन करता है। तो वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ का कहना है कि अगर इस तरह का नियम लागू हुआ और अरावली की खुदाई हुई तो सिर्फ इसका 10% क्षेत्र ही बच जाएगा। इससे अरावली पहाड़ी
पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी, उसकी हरियाली खत्म हो जाएगी। रेगिस्तान को बाकी इलाकों में फैलने से रोक पाना अरावली के लिए असंभव हो जाएगा। इससे पर्यावरण पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। लेकिन इतने सारे अरावली पहाड़ियों के महत्व को देखते हुए आखिर सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के नियम को क्यों मान लिया? क्या खनन माफिया या पूंजीपति सरकार पर भारी पड़ गया? दोस्तों, अब यह समझते हैं कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है और क्या है पूरा मामला। दरअसल पिछले साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों में खनन माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से अरावली की खुदाई पर रोक लगा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले यह बताओ कि कहां पर खुदाई की जा सकती है और कहां से पत्थर निकाले जा सकते हैं। उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उन कमेटियों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को हम पहाड़ी अरावली मानेंगे, उसके अलावा कोई लॉजिक नहीं सरकार के पास। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अब अरावली की छोटी मोटी पहाड़ियां, यानी अगर 10,000 कुल पहाड़ियां हैं तो अब 9,000 पहाड़ियों को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि सरकार की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1048 ही पहाड़ी ऐसी है पहाड़ियां हैं जो अपने आसपास के क्षेत्रों से 100 मीटर ऊंची है। अब सोचिए कि अगर 9,000 पहाड़ियों को खत्म किया जाएगा तो मुनाफा किसके जेब में जाएगा, इसका जान किसकी जाएगी, उसके आसपास के इलाकों का क्या होगा, प्राकृतिक को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। यही कारण है कि मन में कई सवाल बनते हैं कि क्या खनन माफिया ने अपनी बात मनवाने के लिए किसी सरकारी अधिकारी को करप्शन दिया जिसने सरकार को ही कन्वेंस कर लिया, क्योंकि सरकार चल किससे रही, अधिकारियों से ही। क्या अधिकारियों ने ऐसी कौन सी बात कह दी जो सरकार मानने को तैयार हो गई, या सरकार पर कोई डायरेक्ट किसी बड़े पूंजीपति या खनन माफिया का दबाव आ गया जिसे सरकार इस तरह की बात मानने को तैयार हो गई, या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी है। कहीं ना कहीं यह बात गहरे सवाल खड़े करती है। हालांकि पहाड़ के आसपास की जगह कौन डिसाइड करेगा जहां से 100 मीटर की ऊंचाई नापी जाएगी, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। क्या खनन माफिया इतना मजबूत हो गया कि सरकार उसके लिए ऐसे फैसले ला रही है जिससे अरावली का 90% क्षेत्र खत्म किया जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित होगा, पहाड़ खत्म हो जाएंगे, राजस्थान का पूर्वी भाग के साथ साथ दिल्ली एनसीआर का इलाका भी आने वाले वक्त में रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। तो आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सरकार ने जो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है उसके अंदर 1048 ही ऐसी पहाड़ियां निकल कर आई है जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो लगभग 8.7%, यानी सरकार की खुद की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 91.3% पहाड़ियां को खत्म किया जा सकता है। यही कारण है कि सरकार द्वारा बनाए गए इस रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान लेने के कारण पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है और आम लोगों के साथ साथ विपक्ष और पर्यावरण विशेषज्ञ भी इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो खुद राजस्थान के अजमेर से आते हैं, और अगर अजमेर की बात करें तो खुद यह अरावली की गोद में बसा हुआ शहर है। एक टीवी कॉन्क्लेव में जब उससे इसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अरावली को बचाने की सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है। वहां केवल जंगल ही नहीं है, किले हैं, तालाब हैं, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, मंदिर है और क्रिटिकल मिनरल भी है जो वो देश की जरूरत है। सबसे ज्यादा माइनिंग उदयपुर और राजसमंद में होती है। आप लोगों के घरों में वहीं के पत्थर लगते हैं। उदयपुर में 99.89% एरिया में माइनिंग कर ही नहीं सकते, साबरकांठा में 89.9% और महेंद्रगढ़ में 75% एरिया में माइनिंग नहीं अलाउड है। इसके अलावा भी उन्होंने कई जगह का नाम लेने के साथ साथ कहा कि दिल्ली में तो माइनिंग अलाउड ही नहीं है, इलीगल तो 1% भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए किया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी बात साझा करते हुए कहा कि प्रिय दिल्ली वासियों, बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना अपरिहार्य है क्योंकि यह दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है या कहे कुदरती ढाल है। अरावली ही दिल्ली के ओझल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। अरावली पर्वतमाला ही दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करती है और बारिश पानी में अहम भूमिका निभाती है। अरावली से एनसीआर की जैव विविधता बची हुई है, जो वेटलैंड गायब हो जाते हैं उन्हें यही बचा सकती है, गुम हो रही परिंदों को वापस बुला सकती है। अरावली से ही एनसीआर का तापमान नियंत्रित होता है। इसके अलावा अरावली से एक भावनात्मक लगाव भी है जो दिल्ली की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। अरावली को बचाना दिल्ली के भविष्य को बचाना है।
नहीं तो एक एक सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे दिल्ली वासी स्मॉग जैसे जानलेवा हालात से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आज एनसीआर के बुजुर्ग, बीमार और बच्चों पर प्रदूषण का सबसे खराब और खतरनाक असर पड़ रहा है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विस सेक्टर तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो लोग बीमारी ठीक करने दिल्ली आते थे वो अब बीमार होने नहीं आ रहे हैं। यही हाल रही तो उत्तर भारत के सबसे बड़े बाजार और आर्थिक केंद्र के रूप में दिल्ली अपनी अहमियत खो देगी। विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी यहाँ नहीं आएंगे। नहीं तो दिल्ली में कोई बड़ा इवेंट आयोजित होगा, नहीं कोई राजनीतिक, शैक्षणिक और अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सम्मेलन आयोजित होगा, नहीं ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियाड जैसी कोई बड़ी खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। यहाँ का होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, कैब गाइड, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस और हर काम, कारोबार व अन्य सभी आर्थिक सामाजिक गतिविधियां ठप हो जाने के कगार पर पहुंच जाएगी। जब प्रदूषण की वजह से हवाई जहाज नहीं चलेगी तो ट्रेन घंटों लेट होगी, सड़क परिवहन असुरक्षित हो जाएंगे तो दिल्ली कौन आएगा। यहाँ तक कि इसका असर ये भी पड़ेगा कि लोग अपने बेटी बेटे की शादी तय करने से पहले दिल्ली के हवा पानी के बारे में सोच लेंगे। इसलिए हर नागरिक के साथ हर स्कूल, कोचिंग, हर व्यापारी, हर कारोबारी, हर दुकानदार, हर रेहड़ी पटरी वाले, हर घर परिवार तक को अरावली बचाओ अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। हर चैनल, हर अखबार को ये अभियान चलाना चाहिए। जो लोग सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं वो भी समझ ले कि उनका स्वयं का जीवन भी खतरे में है। अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो भाजपा की अवैध खनन को वैध बनाने की साजिश और जमीन को बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया की प्रदूषण राजधानी बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर अरावली बचाएं और भाजपा की गंदी राजनीति को जनता और जनमत की ताकत से हराएं। आपका अखिलेश। तो वहीं द इकोनॉमिक्स टाइम में छपी लेख के अनुसार पर्यावरण विशेषज्ञ हरजीत सिंह का कहना है कि 100 मीटर परिभाषा उन हिस्सों को सुरक्षा से बाहर निकाल सकती है जो जमीन को सांस देने, पानी रिचार्ज करने और वन्य जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यह केवल कागज पर सस्टेनेबल माइनिंग और डेवलपमेंट जैसा लगता है, लेकिन धरातल पर यह इलाकों में डायनामाइट और सड़कें और खुदाई को बढ़ावा दे सकता है। तो वहीं विमलेंदु झा ने भी इस नियम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 90% अरावली को खोने जैसा है, क्योंकि केवल ऊंचे भाग ही कानूनी सुरक्षा के दायरे में रहेंगे और इससे बायोडायवर्सिटी और भूजल प्रणाली को खतरा होगा। तो वहीं दूसरे लोगों ने अपनी बात साझा करते हुए कहा कि 90% अरावली अब सुरक्षा से बाहर हो सकती है, जिसे खनन और विकास गतिविधियां अधिक वंचित हिस्सों में फैल सकती है। तो हम सब बचेंगे। आप क्या सोचते हैं अरावली के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया। आप देख रहे थे द अनवील इंडिया। मैं मोहम्मद इरशाद।